हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम के अंतर्गत हमारे द्वारा कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत है पहला द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा द पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अर्थात मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा पिछले व्याख्यानों में द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 7 अध्याय एवं कुल 40 धाराएं हैं। पिछले व्याख्यानों में हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 1, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक पर चर्चा प्रारंभ की जा चुकी है और इसके अंतर्गत अर्थात अध्याय 1 के अंतर्गत कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 व धारा 2। धारा 1 के अंतर्गत इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ पर हमारे द्वारा विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और धारा 2, जिसका शीर्षक है परिभाषाएं, और पिछले व्याख्यानों में हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर, इस अधिनियम से संबंधित परिभाषाओं पर चर्चा की जा चुकी है और आज के व्याख्यान में भी हम इस अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, धारा 2 के अंतर्गत अगली परिभाषा जिसकी चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है औद्योगिक विवाद। जब औद्योगिक विवाद की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेखित है, औद्योगिक विवादों की जांच और उनका निपटारा करने का उपबंध करना है। इसलिए औद्योगिक विवाद की परिभाषा का एक विशेष महत्व है। अधिनियम की धारा 2K में औद्योगिक विवाद की परिभाषा दी गई है। औद्योगिक विवाद से नियोजकों के बीच का या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निर्बंधों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त है। इस प्रकार औद्योगिक विवाद गठित करने में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, नियोजक और नियोजकों या नियोजक और कर्मकारों या कर्मकार और कर्मकार के बीच कोई विवाद या मतभेद। दूसरा, ऐसा विवाद या मतभेद नियोजन या अनियोजन, नियोजन के निबंधनों अथवा श्रम की शर्तों से संबंधित होना चाहिए। तीसरा, विवाद किसी कर्मकार या कर्मकारों या किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में
हो सकता है जिनमें कि वे सामूहिक रूप से रुचि रखते हों। इस उपधारा में प्रयुक्त किसी व्यक्ति का पदावली से यह अर्थ आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कर्मकार ही हो, वरन वे ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके नियोजन या नियोजन के निबंधनों या श्रम की शर्तों से कर्मकारों का सारवान एवं यथार्थ हित निहित हो। औद्योगिक विवाद की परिभाषा उद्योग से संबंधित नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि ऐसा विवाद उद्योग में उठा हो। औद्योगिक विवाद की परिभाषा में प्रयुक्त नियोजक और कर्मकार शब्द अपनी परिभाषा के कारण इस परिभाषा के लिए भी उद्योग को आवश्यक बना देते हैं। किसी औद्योगिक विवाद के उत्पन्न किए जाने के पूर्व इस बात का सिद्ध हो जाना आवश्यक है कि नियोजकों और कर्मकारों के बीच पारस्परिक सहयोग का संबंध प्रस्थापित था, जिसमें नियोजक तो एक व्यापार या कारोबार आदि का अनुमान कर रहे थे और कर्मकारगण किसी उपजीविका, सेवा या नियोजन आदि का अनुगमन नियोजकों के उपक्रम की सहायता में कर रहे थे। यह आवश्यक नहीं है कि उस उपक्रम में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य हो, किंतु उपक्रम को अवश्य ही वाणिज्यिक अर्थ में एक व्यापार का कारोबार के सदृश होना चाहिए। किसी विवाद को औद्योगिक विवाद कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रथमतः प्रबंधकों से कोई मांग की गई हो और वह मांग उनके द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हो। औद्योगिक विवाद की परिभाषा केवल नियोजक और कर्मकारों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन तक ही सीमित नहीं है, वरन यूनियन ऐसी भी हो जो बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं भी करती, क्योंकि औद्योगिक विवाद को मात्र कर्मकारों और नियोजक के बीच विवाद होना आवश्यक है। अगली परिभाषा है धारा 2 के एक के अंतर्गत औद्योगिक स्थापन या उपक्रम, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग। औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से ऐसा स्थापन या उपक्रम अभिप्रेत है जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है, परंतु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसे क्रियाकलापों में से केवल एक उद्योग है या कुछ क्रियाकलाप उद्योग हैं, वहां ए यदि ऐसे क्रियाकलाप जो एक उद्योग है करने वाले स्थापन या उपक्रम की कोई यूनिट ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य यूनिट या यूनिटों से पृथक करणीय है, तो ऐसे यूनिट को एक पृथक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा। बी यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में किया जाने वाला प्रधान क्रियाकलाप या प्रधान क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में चलाया जा रहा है अन्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप पृथक्करणीय नहीं है और ऐसे प्रधान क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति संपूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसके यूनिट को एक एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा। अब अगली परिभाषा है धारा 2 के
के अंतर्गत कामबंदी अर्थात ले ऑफ, जिसे जबरी छुट्टी भी कहा जाता है। जबरी छुट्टी का अर्थ है कर्मकारों को अस्थायी रूप में बिना काम रहने या काम से अलग रखने से है। धारा 2 के अनुसार कामबंदी से उसके व्याकरणिक रूपों और सजाती पदों सहित किसी नियोजक की किसी ऐसे कर्मकार को जिसका नाम उसके औद्योगिक स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छटनी नहीं की गई है, कोयले, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी के या स्टॉक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से काम देने में असफलता, इनकार या असमर्थता अभिप्रेत है। अर्थात जबरी छुट्टी की विशेषता यह होती है कि किसी उद्योग में केवल ऐसा कर्मकार जिसका कि नाम संस्थापन की उपस्थिति पंजिका अर्थात मास्टर रोल में दर्ज हो और उसकी छटनी न हुई हो, और एक नियोजक जो नियोजित करने के लिए इच्छुक है किंतु इस उपधारा में उल्लेखित ऐसे कारणवश नियोजन देने में असफल हो जाता है कि जो कि उसके नियंत्रण से बाहर है, और वह आपातकालिक परिस्थिति जिसके कारण नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को नियोजन देने में असमर्थ हो गया है, अवश्य ही अस्थायी प्रकृति की होनी चाहिए। जबरी छुट्टी की अवधि में नियोजक कर्मकार का संबंध समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि केवल उस आपात की अवधि के लिए निलंबित हो जाता है। स्पष्टीकरण के अनुसार हर ऐसे कर्मकार के बारे में जिसका नाम औद्योगिक संस्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है और जो किसी दिन प्रसामान्य काम के घंटों के दौरान उस समय जो तत्प्रयोजनार्थ नियत है औद्योगिक स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित होता है, और नियोजक द्वारा उससे काम उसके ऐसे उपस्थित होने के 2 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है, यह समझा जाएगा कि उसकी इस खंड के अर्थ के अंदर उस दिन के लिए कामबंदी की गई है। परंतु यदि कर्मकार को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में काम दिए जाने के बजाय उससे कहा जाता है कि वह उस दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपस्थित हो, तब उसे काम दिया जाता है, तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसकी उस दिन के केवल आधे भाग के लिए कामबंदी की गई है। परंतु यह और कि यदि उसे इस प्रकार उपस्थित होने के पश्चात भी ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता है, तो उसके बारे में यह न समझा जाएगा कि उसकी उस दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के लिए कामबंदी की गई है और वह उस दिन उस भाग के लिए पूरी आधारिक मजदूरी और पूरे महंगाई भत्ते का हकदार होगा। अब है सेक्शन 2L, जिसके अंतर्गत तालाबंदी अर्थात लॉकआउट की परिभाषा दी गई है। तालाबंदी से नियोजन स्थान का अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाना या काम का निलंबन या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को नियोजन में लगाए रखने से इनकार करना अभिप्रेत है। जिस प्रकार हड़ताल श्रमिकों को प्राप्त सबसे सुलभ अस्त्र है जिससे कि वे प्रबंधकों को अपनी मांग स्वीकार करने के लिए विवश कर सकते हैं, उसी प्रकार कारखाना बंदी, जिसे तालाबंदी भी कहते हैं, प्रबंधक गण के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जिससे कि वे श्रमिकों को इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि वे नियोजन विषयक शर्तों के बारे में अपनी मांगों में कमी करें। तालाबंदी द्वारा नियोजक श्रमिकों को
इस उद्देश्य से काम से अलग रखता है ताकि वे अपनी मांग छोड़ दें। तालाबंदी के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला, नियोजक द्वारा नियोजन स्थान का अस्थायी रूप से बंद किया जाना या नियोजक द्वारा काम का निलंबन या एक नियोजक द्वारा ऐसी संस्था में ऐसे कर्मकारों को नियोजन में लगाए रखने से इनकार का किया जाना जिन्हें कि उसने नियोजन प्रदान किया था। दूसरा, नियोजक से ऊपर कथित कार्यों की उत्प्रेरणा श्रमिकों पर दबाव डालने की भावना से उत्पन्न होनी चाहिए। तीसरा, अधिनियम में यथा परिभाषित एक उद्योग होना चाहिए। और चौथा, ऐसे उद्योग में एक विवाद उत्पन्न हुआ हो। उच्चतम न्यायालय ने भी तालाबंदी को हड़ताल का प्रतिपक्ष कहा है। मद्रास उच्च न्यायालय के मतानुसार नियोजक चाहे जैसी परिस्थितियों में हो और चाहे जिन्हीं कारणों से विवश हो, उसे तालाबंदी क्यों न करनी पड़े और तालाबंदी बचाने में उसकी चाहे कैसी भी असमर्थता क्यों न हो, यदि नियोजक अपने नियोजन के स्थान को बंद कर देता है या अपने परिसर पर काम निलंबित कर देता है, तो तालाबंदी या कारखाना बंदी अस्तित्व में आ जाएगी। हड़ताल कर्मकारों के हाथ में अपनी मांग मनवाने का अस्त्र है और तालाबंदी नियोजन अर्थात नियोजक का अस्त्र है। यदि नियोजक ने अपने कारोबार के स्थान को प्रतिशोध के रूप में दबाव डालने के लिए या कर्मकारों को विवश करने हेतु बंद किया है, तो उसे तालाबंदी की संज्ञा दी जाएगी। तालाबंदी में कर्मकार नियोजक द्वारा काम से अलग रहने के लिए कहे जाते हैं, अतः उन्हें काम पर अपने आप को उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 1, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक, और जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाओं पर चर्चा प्रारंभ की गई थी, और पिछले व्याख्यान में ही हमारे द्वारा इस अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा की गई थी। और इसी प्रकार आज के व्याख्यान में भी हमारे द्वारा धारा 2 के अंतर्गत इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।